देखिए आज के इस क्लास में हम लोग फ्रांस की क्रांति, जो अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे तो वो पहला चैप्टर में ही आता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे बिहार सरकार वाली किताब में तो तीसरे चैप्टर पे आता है, तीसरे नंबर में लेसन में आता है। अब देखिए यहां से हम क्वेश्चन समझते हैं कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या था। देखो आपको मैंने किताब पढ़ा, उसमें पढ़ा था फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। दो कारण थे, एक राजनीतिक क्रांति और एक सामाजिक क्रांति। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण। तो कहोगे फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। कौन थे? पहला, निरंकुश राजाशाही, मतलब एकदम राजा जो है निरंकुश था, एकदम लोगों पर दयावान था ही नहीं, मतलब एकदम कठोर राजा था। राज दरबारी की विलासिता, मतलब जो भी था राज दरबारा, मतलब राज दरबारी होता था, जो राजा का फरमान होता था वही माना जाता था। उसके बाद प्रशासनिक भ्रष्टाचार। प्रशासनिक का मतलब होता है जो भी पुलिस हो, जो भी प्रशासनिक हो, जो अधिकारी हो, जो हैंडल करता, वो संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई थी। कितने वर्षों तक? 175 वर्षों तक संसद की बैठक बुलाई ही नहीं गई। उसके बाद अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, जो भी होता था केंद्रीकरण की नीति होती थी। स्वायत्त शासन का अभाव था और मेरी अंतोनियत का प्रभाव था। और मेरी अंतोनियत कौन था? मेरी अंतोनियत कौन थी पता है आप लोगों को? मेरी अंतोनियत बताइए कौन थी? लुई 16वां की क्या थी? पत्नी थी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। इन्हीं कारणों से राज्य की क्रांति हुई थी, इन्हीं सब कारणों से फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी, राजनीतिक क्रांति। याद रहेगा, राजनीतिक क्रांति, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति कब हुई थी? 1789 को। किस शहर में हुई थी? पेरिस। उस समय वहां का राजा कौन था? लुई 16वां। ये सब ऑब्जेक्टिव में बनता है। लुई 16वां, ठीक है। वहां उस समय ये कौन वंश का राजा था? तो क्या कहोगे? बुर्बो राजवंश। कौन वंश कहोगे? बुर्बो राजवंश। याद रहेगा, मेरी लुई 16वां की शादी किससे हुई थी? मेरी अंतोनियत से। इतना सारा ऑब्जेक्टिव बनता सब्जेक्टिव होने के बाद, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे? कौन कारण? यहां पे सामाजिक कारण की बात बोली जाती है कि सामाजिक कारण क्या थे। तो कहोगे फ्रांस में जो सामाजिक क्रांति हुई उसमें क्या थे कारण? देखिए तो फ्रांस में समाज 3 वर्गों में विभक्त था। मैंने पहले पढ़ा था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। याद है आपको? प्रथम स्टेट में होता था पादरी, द्वितीय स्टेट में कौन होता था बताइए? कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में कौन होता था? दार्शनिक। तो प्रथम स्टेट में पादरी, दूसरे स्टेट में कौन? कुलीन वर्ग, और तीसरे स्टेट में दार्शनिक। ये फ्रांस का जो समुदाय था, जो वहां का समाज था, 3 वर्गों में बांटा गया था। याद रहेगा, पहला स्टेट में पादरी, ऑब्जेक्टिव में हम सब पढ़ाए हुए हैं। दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में दार्शनिक। पादरी कौन होता था? जो चर्च में रहता था उसको पादरी कहते थे। कुलीन वर्ग जो बीच वाला होता था, और तीसरे स्थान पर जो तीसरे नंबर में विभाजित था वो तीसरे स्टेट में दार्शनिक। दार्शनिक का मतलब हर वो टीचर, व्यापारी, छोटा बड़ा, समझ रहे हो, जज, वकील वगैरह वगैरह सब इसी में था। प्रथम और द्वितीय वर्ग करों से मुक्त था। प्रथम वाले को और द्वितीय वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता था। कर का मतलब टैक्स नहीं देना पड़ता था। फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास थी। फ्रांस में जितना भूमि है उसका 40% यही पहला और दूसरा लोगों के पास था। शेष 90% जनता तीसरे स्टेट में थी। 10% ही मात्र इसकी आबादी थी। 100 में से समझिए, 100 में से 90% जो है वो दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक थे। और बाकी जो 10 बचते थे वो 10 यही दोनों में से होते थे। इसको टैक्स नहीं देनी पड़ती थी। 10% आबादी को, वहां की 40% भूमि उन्हीं के पास थी। अब समझ सकते हो। और इन्हीं के पास थी। 40% जनता तीसरे स्टेट में थी, जिसको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। उसको कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। वो अपने स्वामी की सेवा एवं खेत में काम करना, स्वामी मतलब जिसके यहां काम करते थे उसके यहां काम करना, खेती करना, और वो जो कहे उसकी हुकूमत को मानना, उसके चले, और उसी को सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। ये देखो, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक इसी वर्ग में थे। इन लोगों, है ना, इन लोगों में क्या है? भारी असंतोष था। यही वर्ग क्रांति का कारण बना। यही क्रांति का कारण बना। इन लोगों का था कि कमाए हम, समझ रहे हो, वो कहावत होता ना कि हर बहे कौन। कहावत नहीं आता है, हमको भी नहीं आता है। मैंने कहने का मतलब है कि काफी मेहनत ये लोग करते थे और टैक्स इसी को देना पड़ता था, और वो लोग कुछ नहीं करते थे तो उन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो लोगों में असंतोष हुआ, और असंतोष हुआ तो समझ रहे हो, उसका विरोध किया, और वही सामाजिक कारण का वो कारण बना। वो राजनीतिक कारण था जो हम पहले पढ़े थे, और ये समाज में कारण था। अब देखो, हम अपने गांव मोहल्ले समुदाय में ऐसा समझते हैं कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो
एक राजनीतिक कारण, उसके पीछे की राजनीति अलग होती है और उसके पीछे का समाज अलग होता है, सामाजिक वजह अलग अलग होती है और राजनीतिक वजह अलग होती है। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्रांति के आर्थिक कारणों पर मतलब वो है क्या डाले, प्रकाश डाले। कौन क्या चीज डालना है? आर्थिक का मतलब होता है पैसे, समझ रहे हो, बजट, जो भी कहो। तो आर्थिक कारण क्या था? देखो, फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। क्यों नहीं ठीक थी भाई? तो फ्रांस पिछले कितने वर्षों से लड़ाई झेला ना, तो लड़ाई झेलने पे क्या होता है, लोगों की स्थिति जो होती है वैसी खराब हो जाती है, जिसे सुधारने के लिए वहां जनता पर करों का बोझ लाद दिया, जिसे सुधारने के लिए वहां क्या किया, टैक्स पे टैक्स लोगों पे बढ़ा दिया। समझ रहे हो? अब हर चीज में A to Z डेली लाइफ में जो यूज होने वाले उस चीजों पे भी टैक्स बढ़ा दिया। जैसे हमारे सरकार में भी देखते हो, हमारे देश में भी हर चीजों पे, कभी आटा पे टैक्स नहीं लगता था, GST नहीं लगता था, उस पर भी लगा दिया है। देखिए, तो जिसको सुधारने के लिए लोगों पर टैक्स का कर क्या कर लाद दिया। करों का विभाजन दोषपूर्ण था। कर जो था वो भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके का था, सबके लिए टैक्स नहीं था। प्रथम और द्वितीय वर्ग करों से मुक्त था। जो कर भी लगाया, अगर पूरी पब्लिक के लिए लगाता, पूरे समुदाय के लिए लगाता तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वो जो है प्रथम और द्वितीय वर्ग में जो लोग थे, पादरी और कुलीन वर्ग, उसको क्या नहीं देना पड़ता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था। जबकि जन साधारण का मतलब दार्शनिक समझिएगा, को कर चुकाने पड़ते थे। दार्शनिक को मतलब जो दार्शनिक या जन साधारण, जैसे डॉक्टर, वकील, छोटे मोटे व्यवसाय, बड़े व्यवसाय, इस सभी लोगों को टैक्स चुकाने पड़ते थे, ज्यादा टैक्स देने पड़ते थे। उसके बाद किसानों पर भूमि कर, ये कर है, पर नहीं समझ लीजिएगा, भूमि कर, धार्मिक कर, सामंती कर आदि लगे थे। किस पर? किसान को क्या क्या देना पड़ता था? भूमि का कर अलग देना पड़ता था, धार्मिक कर जो चर्च वाला लेता था वो, सामंती कर जो सरकार लेती थी अलग अलग देना पड़ता था। दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी कर देने पड़ते। दैनिक उपभोग का मतलब होता है डेली लाइफ में हम जो यूज करते हैं उस पर भी सरकार टैक्स लेती थी। समझ रहे हो? जिसके बिना नहीं बनने वाला है उस पर भी क्या करती थी सरकार? टैक्स लेने का काम करती थी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। औद्योगिक क्रांति शुरू होने द्वारा मशीनों का उपयोग शुरू हुआ और बेरोजगारी की संख्या क्या होने लगी? बढ़ने लगी। जैसे औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ तब बहुत सारी चीजों का क्या हुआ? मशीन खोजा गया, मशीन हो गया। तो मशीन जो हो गया तो लोगों में बेरोजगारी की संख्या क्या होने लगी? बढ़ने लगी। और लोगों में बेरोजगारी की संख्या बढ़ने लगी। उसके बाद देखिए क्या है, पर ये क्या है? क्या है? व्यापारियों पर अनेक तरह के कर लगाए गए। व्यापारी पर भी अनेक तरह का कर लगाया गया। जैसे क्या है? गिल्ड की पाबंदी। उसके बाद क्या है? सामांती कर, प्रांतीय आयात कर इत्यादि सब लगा दिया। इस कारण, यही कारण के विकास नहीं हो पाया और यही सभी कारण क्रांति की मतलब क्या है? क्रांति को प्रोत्साहित किया। इसी सब की वजह से फ्रांस की क्रांति, लोगों का गुस्सा रहा नहीं गया। अपन वो 1789 में फ्रांस की राजधानी पेरिस पे टूट पड़ा ना। वही हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में जानते हैं। आगे बढ़े, देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की बौद्धिक क्रांतियों का बौद्धिक कारणों का उल्लेख कर रहे हैं। फ्रांस की क्रांति का बौद्धिक कारणों का क्या करना है? उल्लेख करना है। तो हम क्या कहेंगे? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के विषय में, किस क्रांति के विषय में? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के विषय में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के विषय में कहा जाता है कि यह एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी। कैसी वर्गीय क्रांति? मध्यम वर्गीय क्रांति थी। फ्रांस की स्थिति बड़ी गंभीर थी। फ्रांस की स्थिति क्या थी? बड़ी गंभीर थी। इस स्थिति को समझने या स्पष्ट करने में दार्शनिकों का बड़ा योगदान दिया। दार्शनिक जो है वो बड़ा योगदान दिया। दार्शनिक का मतलब समझते हो ना, जो तीसरे स्टेट में था। उसके बाद फ्रांस के अनेक दार्शनिक, विचारक और लेखक हुए। बहुत सारा दार्शनिक, विचारक हुआ, लेखक हुआ, लिखने वाले हुए। ठीक है, इन लोगों को तत्कालीन व्यवस्था का करारा प्रहार कर, जो तत्कालीन व्यवस्था थी, वहां की जो तत्काल में जो व्यवस्था था उसका करारा प्रहार किया। जनता इनके विचारों को गहरे रूप से प्रभावित हुए और क्रांति के लिए तैयार हो गई। इनमें प्रमुख मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टियर और रूसो थे। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। विधि की आत्मा है ना, सामाजिक संविदा, मॉन्टेस्क्यू, कौन कौन? मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टियर और रूसो थे। पढ़े ना सबके बारे में। हम ये नहीं कहते कि तुम पहले ये चीज, पहले एक एक चीज को किताब में पढ़ो, किताब में पढ़ाया जाता है, अपने से भी किताब पढ़ो, बार बार पढ़ो, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर देखो। तो उन्होंने लोगों को समझाया कि तुम लोग कर्ज के तले दब जाओगे, ऐसे कमाओगे और सब चीज सरकार को देनी पड़ेगी, है ना। तो उन्होंने समझाया, लोगों को जागरूक किया। एक बार में कुछ नहीं होता, लोगों को उन्होंने जागरूक किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, आप पूछा जाएगा कि विधि की आत्मा किसने लिखा, तो कहोगे मॉन्टेस्क्यू ने। सरकार के 3 अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को एक ही हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा विधि की आत्मा में कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। ये एक ही हाथ में नहीं
नहीं होनी चाहिए, है ना। ऐसा होने से शासन निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो सरकार जो है एकदम तानाशाह हो जाएगा। उसके बाद ऐसा बताकर उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। रूसो पुनः परिवर्तन चाहते थे, रूसो पुनः परिवर्तन चाहते थे। इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का रचना किया, जिन्होंने हम लोग कहते हैं सामाजिक संविदा। वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा, है ना, सामाजिक संविधा में जनमत को ही सर्वशक्ति, है ना, सर्वशक्तिशाली माना। अतः जनतंत्र का क्या था, समर्थक था। रूसो किस चीज का समर्थक था, जनतंत्र का। ये कहते थे कि लोगों में वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकता है। तो ये सामाजिक संविधा नाम का किताब लिखे, अंग्रेजी में इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, याद रहेगा। उसके बाद आइए क्या है, ये नीचे वाला तो दिखता ही नहीं मेरे को। अन्य बुद्धिजीवी जिन्होंने दिदरो है, ये ददरो मत समझना, दिदरो क्या है, दिदरो प्रमुख इन्होंने बृहत ज्ञान, क्या कहोगे, बृहत ज्ञान कोश के है ना लेखों में फ्रांस की क्रांतिकारी विचार को क्या किया, प्रतिपादन किया, दिया। उसके बाद क्या कहोगे, फ्रांस के अर्थशास्त्रियों है, अर्थशास्त्रियों में इन्होंने प्रयोजन के बारे में बताया और क्रेजनो एवं तुर्कों के समाज में आर्थिक शोषण और नियंत्रण की आलोचना की और इस व्यापार को क्या किया, समर्थन दिया। यह था क्रांति के बौद्धिक कारण। कौन कारण, अभी हम जितना पढ़े हैं फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और अभी पढ़े फिर बौद्धिक कारण, यह बौद्धिक कारण था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लेटस द कैचेट से आप क्या समझते, ईमानदारी से बताओ यार, मैंने पढ़ाया ये, अरे मिला था ना किताब में। लेटस द कैचेट से आप क्या समझते, बताइए क्या समझते हैं लेटस द कैचेट से, तो क्या कहोगे, लेटस द कैचेट, फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था। बिना अभियोग के क्या होता था, गिरफ्तारी वारंट होता था। फ्रांस में, कहां, फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था। किसी तरह की मतलब जो आजादी होती ना वो थी ही नहीं, ठीक। भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। अब भाषण भी ढंग से किसी के खिलाफ नहीं दे सकते हैं, न किसी के खिलाफ कुछ लिख सकते हैं, न विचार की अभिव्यक्ति, सोचने पे भी पाबंदियां होती थी, समझ रहे हो कि ये गलत तुम कर भी नहीं सकते हो। धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण, ये नहीं, धर्म भी वहां का जो था वही धर्म तुमको मानना है, अपने इच्छानुसार धर्म भी नहीं मान सकते हो, है ना। वहां राजधर्म कैथोलिक था, राजधर्म वहां का जितना भी सभी को कैथोलिक ही मानना और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। अब मान लो कि हिंदुस्तान हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार है, सभी धर्मों को लोगों को अपनी अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से पर्व मनाने की आजादी है कि नहीं है, अपनी स्वेच्छा के अनुसार। लेकिन वहां नहीं, वहां का राजधर्म कैथोलिक था। अगर दूसरे धर्म को मानता, जैसे प्रोटेस्टेंट धर्म वहां के तो अगर मानता था तो उसको कठोर सजा दी जाती थी। ऐसे धर्मावलंबियों को राजा बिना आयोग के गिरफ्तारी वारंट देता था और उसे ही लेटस द कैचेट कहा जाता, कहते थे, याद रहेगा, लेटस द कैचेट। बिना आयोग, बिना किसी कहे हुए उसको गिरफ्तार कर लेना लेटस द कैचेट कहा जाता। वहां किसी भी चीज की आजादी थी ही नहीं, किसी भी चीज की आजादी नहीं थी, याद रहेगा। अब वहां का धर्म, अब मैं पूछ दूं आपसे कि फ्रांस का राजधर्म क्या था, तो क्या कहोगे, कैथोलिक। क्या कहोगे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म, जैसे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब जानते हैं ना, वैसे वहां का धर्म कैथोलिक ईसाई की तरफ होता है ये, ठीक है। दूसरे धर्म को मानता था तो कठोर सजा दी जाती थी, उसी को क्या कहते हैं, लेटस द कैचेट कहते थे, याद रहेगा। ये 5 क्वेश्चन है लेटस द कैचेट तक। अब अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक चीज हम पढ़े हुए हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देख लो कि जैसे हम ऐसा जानते हैं कि गांव मोहल्ले में कहीं अच्छा काम होता है उसका इंप्रेस लोगों पे पड़ता है, दूसरे मोहल्ले पे पड़ेगा, दूसरे गांव। एक गलत काम होता था दूसरे मोहल्ले के लोगों पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है, एक गलत करे सब पे पड़ता है। तो वैसी ही अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पर फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उससे फ्रांस की मतलब क्रांति में क्या प्रभाव पड़ा, बहुत ही दिलचस्प है, रोचक है। देखो, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर बहुत प्रभाव पड़ा। क्या हुआ, बहुत प्रभाव पड़ा। याद रहेगा कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसके फ्रांस की क्रांति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफाइते के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, ध्यान से समझना, लफाइते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। क्या किया, बात को समझिएगा, किसके, तो लफाइते के नेतृत्व में फ्रांस की जो सेना थी यानी फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में क्या किया,
भाग लिया। अमेरिका का युद्ध किससे चल रहा था? इंग्लैंड से। तो अमेरिका की तरफ से जाके इंग्लैंड के विरुद्ध उन्होंने क्या किया? लड़ाई में भाग लिया। उन्होंने वहां देखा कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने कैसे औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना की थी। उन्होंने देखा कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने कैसे औपनिवेशिक शासन को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना की थी। स्वदेश वापस लौटकर, कौन? जो फ्रांसीसी सेना था, जो फ्रांस का सेना था, स्वदेश माने अपने देश वापस लौटकर उन लोगों ने देखा कि जिन सिद्धांतों की रक्षा के लिए वे अमेरिका में युद्ध कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जिन सिद्धांतों के लिए हम अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके दूसरे देश की तरफ से दूसरे देश से लड़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने देश में ऐसा कर सकते हैं। देखा कि रक्षा कर रहे थे, उनका अपने देश में ही अभाव था। सोचा कि मतलब पूरी दुनिया के लिए हम जाके लड़ रहे हैं और अपने देश में अभाव है, समझ रहे हो? तो अभाव था, तो वे सैनिक फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत बनकर लोकतंत्र का संदेश फैलाने लगे। तो वो सेना लोगों को फैलाया, लोगों को जन जन तक बात को फैलाया कि लोकतंत्र स्थापित करो, इतना जो जुल्म होता है, इतना जो तुम बर्दाश्त करते हो, इतना जो तुम्हारे ऊपर जुल्म ढाए जाते हैं, इसको खत्म करो। अग्रदूत बनकर लोगों को संदेश फैलाया। जनसाधारण पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। जनसाधारण का मतलब जो तृतीय स्टेट में था, जो दार्शनिक था, उस पर बहुत क्या प्रभाव पड़ा। और प्रभाव पड़ने के बाद अंत में वह फ्रांस की क्रांति का क्या हुआ? तत्कालिक कारण बना। याद रहेगा? 6 क्वेश्चन हम जाने हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन अगले क्लास में हम जानेंगे, और भी इसका ढेर सारा क्वेश्चन है, अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये मैं दे दूंगा लिखने को, आप लिख सकते हैं, वीडियो भी डाल दूंगा इसका। ठीक है।